गुड मॉर्निंग। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 19 लेकर के मिल रहे हैं। हम लोग जो है आज वीडियो 19 लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में लाइव क्लास जो चला था पिछला 2 दिन, कल और परसों, दोनों लाइव क्लास के पढ़ाई का डिस्कशन करेंगे हम। यदि आप लाइव क्लास में थोड़ा बहुत कम समझे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो लाइव क्लास भी एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा। अब सोचिए कि हम एक ही पढ़ाई को लाइव क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, फिर वीडियो भी बना के दे रहे हैं, नोट्स भी आपको दे रहे हैं, तो हम नहीं ऐसा सोच सकते अब कि इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा और आप अच्छा से मेहनत कर रहे होंगे। हमें पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बता दे रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका मेरे पास एडमिशन नहीं हुआ है, हम उनकी आईडी अब धीरे धीरे ब्लॉक कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चों को हम कॉपी रजिस्टर से मिला रहे हैं वैसे वैसे इनएक्टिव, डिलीट, ब्लॉक कर रहे हैं। तो ब्लॉक हम 3-4 बच्चों को कर रहे हैं। एक जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, एक ऐसा बच्चा जिनका डाटा गलत है, एडमिशन हुआ है लेकिन डाटा गलत है, एक ऐसा बच्चा जिनका इमेज गलत है, फ़ोटो गलत लगाए हैं, या एक ऐसा स्टूडेंट जिनका 2 बार या 3 बार फॉर्म भरे हैं मोबाइल में, एडमिशन हुआ है लेकिन फॉर्म 2-3 बार भरे हैं, हम उनको भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। यदि आपका एडमिशन हुआ है और आपकी आईडी ब्लॉक हो गई हो तो आप कॉल करके हमसे बात करें और बताएं अपनी समस्या, जिससे कि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें। बिना कॉल किए अब नहीं पॉसिबल है। साथ ही साथ ऐसे बच्चा जो अब फॉर्म भरेंगे चाहे उनका एडमिशन हुआ है या नहीं एडमिशन हुआ है, आपके बिना फ़ोन किए हम अलाउ नहीं करेंगे। पहले आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद हमें फ़ोन कीजिए, अपना डिटेल बताइए, एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तब हम यहाँ से अलाउ करेंगे। अदरवाइज आपकी आईडी वैसे ही रह जाएगी, बिना अलाउ किए इनएक्टिव ही रह जाएगी। यदि बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें एडमिशन कराना है, हमारा एडमिशन नहीं हुआ है और लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, हमें एडमिशन कराना है, तो एडमिशन कराना है तो कैसे कराइएगा, कैसे कराएंगे, हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे? तो पेमेंट करने के लिए हम आपको अमेजन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसका आईडी है। फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, या ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर पर भी आप डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, IFSC कोड लिखा हुआ है, नाम है विद्याभूषण सिंह के नाम से ये अकाउंट है। आप इस अकाउंट पर पेमेंट कर सकते हैं। तो या तो आप अकाउंट पर डायरेक्ट पेमेंट करें, या पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन, इसमें किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी पर भी पेमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पुश करके इसको चाहे तो आप उतार सकते हैं और किसी दूसरे फ्रेंड को, मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ भी है तो किसी दूसरे को आप मदद कर सकते हैं, ये सब जानकारी दे करके। ये जानकारी आपके लिए बेहतरीन है। ऐसे बच्चे जो एडमिशन कराना चाहते हैं, पेमेंट नहीं किए हैं और चाहते हैं कि पेमेंट करें, हम पढ़ाई करें, पढ़ाई स्टार्ट करें, तो अभी आपको मात्र 1000 रुपया कम से कम जमा करना है। अभी आप 1000 रुपया दे करके आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आप वीडियो पुश करके इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ाई को अब लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा लाइव क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हुआ था, उसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे विद्युत फ्लक्स। तो आज हम विद्युत फ्लक्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ठोस कोण का डिस्कशन करेंगे और गॉस के प्रमेय का डिस्कशन करेंगे। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो विद्युत फ्लक्स, ठोस कोण और गॉस प्रमेय, ये तीनों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इन तीनों टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो बहादुर, विद्युत फ्लक्स पहला टॉपिक हमारा है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स बहादुर करंट का झुंड है, करंट का समूह है।
विद्युत फ्लक्स करंट का झुंड है, करंट का समूह है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, तो करंट का एक समूह है, करंट का एक एरिया है। जितना दूर करंट रह रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और उसी को हम एरिया के हिसाब से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम करंट के रूप एरिया के रूप में व्यक्त करें, एरिया के अनुसार व्यक्त करें, तो हम कहेंगे कि विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत बल रेखाओं के समूह को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ उसी तरह का है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, विद्युत क्षेत्र भी विद्युत बल रेखाओं के ही समूह होता है। विद्युत क्षेत्र में भी विद्युत बल रेखाएं ही होती हैं, और विद्युत फ्लक्स भी क्या है, तो विद्युत बल रेखाओं के समूह होता है। तो विद्युत बल रेखाओं के समूह को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये जो परिभाषा है, ये एक लिरिकल परिभाषा हुआ। ये जो परिभाषा है, ये लिरिकल परिभाषा है। इस परिभाषा से हम न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, इस परिभाषा से कोई मैथ नहीं बना सकते, इस परिभाषा से हम आगे डिस्कशन नहीं कर सकते। तब हम विद्युत फ्लक्स का मैथमेटिकल परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स के मैथमेटिकल परिभाषा की ओर हम जाते हैं। विद्युत फ्लक्स का मैथमेटिकल परिभाषा क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे माने किसे हो, विद्युत फ्लक्स को इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड आया, एक तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रफल सदिश, और तीसरा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और अदिश गुणनफल। बहादुर, जैसा कि हम पहले बताए हैं, विद्युत क्षेत्र कहें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें, विद्युत तीव्रता कहें या केवल तीव्रता कहें, बात एक ही है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का बिना तीव्रता के कोई महत्व नहीं है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है तो उस विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, उस विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, उस विद्युत क्षेत्र का कोई अर्थ ही नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें या विद्युत तीव्रता कहें या केवल तीव्रता कहें, बात एक ही है। ये हम क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश। बहादुर, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सवाल है, लिखा हुआ है क्षेत्रफल सदिश, तो हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल सदिश राशि है कि क्षेत्रफल अदिश राशि है। तो बहादुर, जनरल क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। कोई भी क्षेत्रफल की बात करें तो अदिश राशि है। जैसे ये हमारे पास एक बुक उपलब्ध है, तो ये बुक की क्षेत्रफल क्या होगा, तो अदिश राशि है, क्योंकि इस बुक के क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं है। इस बुक के क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं है। लेकिन यदि इस बुक के क्षेत्रफल को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, यदि इस बुक के क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांटने पर सदिश राशि कैसे होगा, हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अब समझिए, क्षेत्रफल यदि सदिश राशि है तो उसकी दिशा किधर होती है? यदि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है? क्षेत्रफल यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है? तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है। अब समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे, इस बुक के क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, तो बुक के क्षेत्रफल की दिशा नहीं है। लेकिन यदि इसको हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट दें तो इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तो सतह के लंबवत होगी, मतलब इधर होगी।
इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तो सतह के लंबवत होगी, मतलब इधर होगी। इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, सतह के लंबवत होगी, मतलब इधर होगी। इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, सतह के लंबवत होगी, मतलब इधर होगी। यानी यदि हम पूरे टोटल बुक की बात करें तो बुक का क्षेत्रफल की दिशा नहीं है, बुक का क्षेत्रफल अदिश राशि है। लेकिन यदि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसलिए याद रखिएगा कि छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है सतह के लंबवत। छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। थोड़ा सा हम बता दें, बुक हाथ में लिए हैं तो यदि किन्हीं को कोई बुक खरीदना होगा 12 का तो इसी बुक को परचेज कीजिएगा। यदि किन्हीं को कोई बुक खरीदना हो फिजिक्स का तो आप इसी बुक को परचेज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसी बुक को आपको परचेज करना है। या यदि आप इससे थोड़ा सा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, इससे और आप थोड़ा सा दूसरा बुक खरीदना चाहते हैं, ये बुक के अलावे या इस बुक को ना खरीद के दूसरा बुक आप चाहते हैं तो भारती भवन का बुक आप परचेज कर सकते हैं। भारती भवन के बुक जो है आप परचेज कर सकते हैं, अशोक सिन्हा माथुर के। ये जो है मीरा गोयल का बुक है, SBPD पब्लिकेशन, SBPD। ये आपका जो बुक है SBPD पब्लिकेशन का है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक का अप्रॉक्स दाम 500 पड़ेगा। इस बुक का दाम जो है आपको 500 पड़ेगा अप्रॉक्स। इस बुक का परचेज कर सकते हैं या अशोक सिन्हा माथुर का भारती भवन का बुक परचेज कर सकते हैं यदि बुक खरीदना होगा तो। साथ ही साथ आपको हम एक और सलाह दे रहे हैं, अभी जब सलाह दे ही रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिएगा। एक क्वेश्चन बैंक आप लोग परचेज करेंगे। क्वेश्चन बैंक परचेज करने का तरीका हम आपको बता दें। क्वेश्चन बैंक 2 तरीके का आता है। एक क्वेश्चन बैंक होता है ईयर वाइज, यानी साल वाइज। साल वाइज का मतलब हुआ कि 2009 में जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था सब 2009 वाला एक जगह रहेगा, 2010 वाला एक जगह रहेगा, 2011 वाला एक जगह रहेगा, 2012 वाला एक जगह रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है आपको। ऐसा क्वेश्चन बैंक जो साल वाइज दिया हो उसको नहीं खरीदना है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है, तो सब्जेक्ट वाइज जो दिया रहता है, यानी पूरा फिजिक्स का एक जगह, पूरा केमिस्ट्री का एक जगह, पूरा मैथ का एक जगह, पूरा बायोलॉजी का एक जगह। यदि इस तरह का क्वेश्चन बैंक है तो आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक परचेज करना है। याद रखिएगा। ये 2 बुक के बारे में बता दिया, अच्छी बात, अच्छी जानकारी आपको साथ में मिल गई। साथ ही साथ बता दें 11th का एडमिशन हम स्टार्ट कर दिए हैं और पढ़ाई सोमवार से स्टार्ट करेंगे। 11th की पढ़ाई भी सोमवार से स्टार्ट होगी। एडमिशन कराने का प्रक्रिया आपको बता दिए हैं, अकाउंट नंबर सब दे दिए हैं। जैसे 12 में एडमिशन होगा वैसे ही 11th का भी एडमिशन होगा। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। चलिए अब लोग हम टॉपिक पर आते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिए, क्षेत्रफल सदिश के बारे में बता दिए। अब हम बात करेंगे अदिश गुणनफल। थोड़ा सा समझिएगा। विद्युत क्षेत्र, बहादुर आप जानते होंगे विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। हम आपको यहाँ बता दें, जैसे मान लीजिए 2 सदिश है A और B, 2 सदिश है A और B, तो हम आपको बता दें सदिशों के गुना नहीं होता है। सदिशों के गुना नहीं होता है। सदिशों के गुना नहीं होता है तो सर हम लोग तो पढ़े हैं कि सदिश का गुना होता है, तो नहीं बहादुर, सदिश का या तो डॉट होता है या तो क्रॉस होता है, गुना नहीं होता। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, आप इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है। तो दोनों ही सदिश हो गया, तो इन दोनों सदिशों के या तो डॉट कराएंगे या तो क्रॉस कराएंगे। तो जब इन दोनों सदिशों के डॉट कराते हैं यानी अदिश गुणनफल कराते हैं, देखिए, तो हमें विद्युत फ्लक्स मिलता है।
विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को, अदिश गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करते हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान देते हैं आगे। थोड़ा सा एक बेहतरीन जानकारी हम आपको यहाँ दे दें। वेक्टर जैसे यहाँ पर ए और इस तरह के लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे ए इंटू बी, इसको पढ़ेंगे ए इंटू बी। लेकिन यदि ऐसे लिखा जाए तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको पढ़ेंगे ए इंटू बी। याद रखिएगा, इसको इंटू कहेंगे, इसको डॉट कहेंगे। वेक्टर में रहेगा तो डॉट कहेंगे। वेक्टर का, ये अभी बता दिया हम, वेक्टर का गुना नहीं होता है। उसी तरह से यदि ऐसे लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे ए गुना बी, लेकिन ऐसे लिखा हो वेक्टर में तो कहेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है ए गुना बी। इसको पढ़ेंगे ए इंटू बी, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये अच्छी जानकारी थी, आपको बता दी है। अब हम थ्योरी पर वापस चलते हैं। माना अत्यंत छोटा क्षेत्रफल, माना अत्यंत छोटा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए ई तीव्रता वाले, देखिए तीव्रता आ गया, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा हो तो, थीटा हो तो विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश। विद्युत फ्लक्स, छोटा सा क्षेत्रफल रखेंगे तो छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। डी लग जाता है तो छोटा हो जाता है। फाई से फ्लक्स हुआ, डी लग गया तो छोटा फ्लक्स हुआ। डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, छोटा सा क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र इन डॉट छोटा क्षेत्रफल, इसीलिए क्षेत्रफल सदिश है यह। आपको पता होगा ए डॉट बी का सूत्र होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाए तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाए तो पढ़ेंगे ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का समीकरण निकला, विद्युत फ्लक्स का सूत्र निकला। विद्युत फ्लक्स का ये भी सूत्र है, विद्युत फ्लक्स का ये भी सूत्र है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। याद होगा आपको, पहले भी बता चुके हैं जो 11th पढ़े होंगे, कि जिस समीकरण में साइन थीटा लग जाए वो सदिश होता है, और जिस समीकरण में कॉस थीटा लग जाए वो अदिश होता है। जिस समीकरण में साइन थीटा लग जाए वो सदिश होता है, और जिस समीकरण में कॉस थीटा लग जाए वो अदिश होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा लगा हुआ है, इसीलिए अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर कॉस थीटा लग जाए तो अदिश ई किस तरह से है? तो बहादुर, कॉस थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमें अदिश देता है, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा मतलब सदिश देता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है वो सदिश देता है, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है वो अदिश देता है। इसीलिए कॉस थीटा लगा हुआ है तो अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब हम विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा पर चर्चा करने जा रहे हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा। एग्जाम में विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से इसका मात्रक और बीमा देखिएगा कि कैसे सर किसी भी राशि का मात्रक और बीमा निकालते हैं। रट करके इसको याद मत करिएगा, रट करके बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट वाइज कि कैसे सर मात्रक और बीमा निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स हुआ फाई, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या इसको आप दूसरे तरीके से यदि मात्रक निकालना चाहते हैं इस सूत्र से, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, तो आप इस पर भी लिख सकते हैं फाई बराबर ई का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम और डी ए क्षेत्रफल हो गया तो मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा त्रिकोणमितीय पद है, त्रिकोणमितीय पद का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है इसलिए 1। तो फाई बराबर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक हुआ। अब यदि विद्युत फ्लक्स के बीमा निकालना चाहते हैं तो ये मात्रक हुआ। अब बीमा देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम। बीमा कैसे निकालेंगे, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर विद्युत क्षेत्र का बीमा होता है एम एल टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स। अब यदि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको विद्युत क्षेत्र का बीमा नहीं पता है तो आप पीछे का वीडियो जहां विद्युत क्षेत्र पढ़ाए हैं उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है। तो एम एल टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स इंटू डी ए क्षेत्रफल का बीमा हो गया एल स्क्वायर, कॉस थीटा त्रिकोणमितीय पद है, त्रिकोणमितीय पद की कोई बीमा नहीं होती है इसलिए 1। तो फाई बराबर एल और एल स्क्वायर, एल क्यू हो जाएगा एम एल क्यू टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स। ये हमारा फ्लक्स का बीमा हुआ। फ्लक्स का बीमा एम एल क्यू टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स। फ्लक्स की बीमा हो गई एम एल क्यू टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स, ये बीमा हुआ। और ये हमारा मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये मात्रक हुआ। और एम एल क्यू टी इन्वर्स 3 बीमा हुआ। बीमा हम एक और तरीका से निकाल करके दिखा रहे हैं। इसको ऐसे याद करते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो हम एक और तरीका से निकाल रहे हैं। देखिए न्यूटन यानी बल, न्यूटन यानी बल, बल का बीमा होगा एम एल टी इन्वर्स 2। न्यूटन यानी बल, बल का बीमा एम एल टी इन्वर्स 2 मीटर स्क्वायर, मीटर माने दूरी, दूरी का हो गया एल, तो एल स्क्वायर बाटा कूलाम, कूलाम आवेश, आवेश का आई टी, आवेश का आई टी। तो एम एल और एल स्क्वायर एल क्यू, टी के पावर 1 ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से है तो -3 और आई के पावर -1। तो एम एल क्यू टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स। आप ऐसे भी बीमा निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी बीमा निकाल सकते हैं और इस तरह से भी बीमा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा हुआ। विद्युत फ्लक्स के मात्रक बीमा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब हम विद्युत फ्लक्स के मैक्सिमम और मिनिमम मान की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्युत फ्लक्स के मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम विद्युत फ्लक्स के मैक्सिमम और मिनिमम मान की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्युत फ्लक्स के मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकालेंगे, तो जो लोग मेरे पास पढ़े होंगे 11th में उनको पता होगा, हम बताए हैं कि जिस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा हो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मैक्सिमम मान रखने से समीकरण का मान महत्तम आता है और मिनिमम मान रखने से समीकरण का मान न्यूनतम आता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान 1 होता है, 1 रखेंगे तो समीकरण महत्तम हो जाएगा, और न्यूनतम मान -1 होता है, -1 रखेंगे तो न्यूनतम हो जाएगा। देखिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो फाई बराबर ई इंटू डी ए इंटू 1, तो फाई बराबर ई इंटू डी ए।
अब देखिए कॉस थीटा का एक मान रखे हैं तो समीकरण महत्तम की न्यूनतम, तो महत्तम हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का महत्तम मान रखे हैं, तो ये हो गया फाई मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब महत्तम, तो फ्लक्स का महत्तम मान इतना हुआ। यदि हम थीटा का मान 180 डिग्री रखते हैं, जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का मान -1 होता है, तो ये कॉस थीटा का न्यूनतम मान है। और कॉस थीटा का न्यूनतम मान रखेंगे तो समीकरण न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो गया, तो ये हमारा फ्लक्स का मान मिनिमम हुआ, फाई बराबर -E इंटू डी ए। अब यदि हम जब थीटा का मान 90 डिग्री रखें, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो गया। इस तरह हमारा विद्युत फ्लक्स की जानकारी कंप्लीट हुई। विद्युत फ्लक्स के मात्रक एक बताए थे, याद होगा शायद, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसके बारे में, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर के बारे में हम आगे एक बार ज़रूर पढ़ाएंगे, अभी नहीं, आगे जब क्लास चलेगा कुछ देर, 10 दिन 5 दिन चलेगा तो हम बताएंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स की कंप्लीट जानकारी हुई। इस पूरे जानकारी में आप याद रखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, बीमा और मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और 0 कब होता है। चलिए हम अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, ठोस कोण। हमारा अगला टॉपिक है ठोस कोण के बारे में ध्यान दीजिएगा। अभी हम ठोस कोण के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठोस कोण सॉलिड एंगल, ठोस कोण सॉलिड एंगल। थोड़ा सा बात को समझिएगा, आप भी कोण पढ़े हो, हम लोग भी बचपन से ही कोण पढ़ते आ रहे हैं, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से कोण पढ़ते आ रहे हैं। तो जिस कोण को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस कोण को कहते हैं समतल कोण। जिस कोण को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको कहते हैं समतल कोण, और जो कोण हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं ठोस कोण। ठोस कोण कहते हैं हम लोग। अब किसी स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर हम लोग तो कोण पढ़े थे, समतल कोण तो कभी नहीं पढ़े थे। तो इसका एक एग्जाम्पल हम दे रहे थे लाइव क्लास में, कि जैसे हम कहें आपसे कि आप बाहुबली मूवी देखिए, जब फर्स्ट बार बाहुबली आया था, फर्स्ट बाहुबली आया था, तो उस समय हम आपसे कहते कि बाहुबली आप मूवी देखे हैं, तो आप हमें ये नहीं कहने की ज़रूरत थी कि बाहुबली 1 की बाहुबली 2, डायरेक्ट बाहुबली कहते तो आप समझ जाते कि उसी बाहुबली की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे कि बाहुबली मूवी देखे हैं, तो आप कहेंगे कि बाहुबली 1 की 2, तो कोई सामने बताएगा कि बाहुबली 1 देखे हैं, तब कहेंगे हाँ चाहे ना, बाहुबली 2 देखे हैं, तब कहेंगे हाँ चाहे ना। कहने का मतलब हुआ कि पहले हम लोग केवल एक ही कोण के बारे में पढ़ते थे, इसीलिए उसे कोण कह करके ही हम काम चला दिए। लेकिन अब जो है हम लोग दूसरे कोण के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठोस कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए अब हम इसको समतल कोण कहेंगे और इसको ठोस कोण कहेंगे। समतल कोण और ठोस कोण में क्या अंतर है, हम उस अंतर के बारे में चर्चा कर दें। समतल कोण जो है 2 रेखा से बनता है। समतल कोण 2 रेखा के बीच बनता है, 2 रेखा से बनता है। और ठोस कोण जो है क्षेत्रफल के मदद से बनता है। समतल कोण 2 रेखा के बीच बनता है और ठोस कोण क्षेत्रफल से बनता है। समतल कोण का जो संकेत है वो थीटा होता है, और ठोस कोण का जो संकेत है वो ओमेगा होता है। समतल कोण का संकेत थीटा होता है, ठोस कोण का संकेत ओमेगा होता है। समतल कोण 2D होता है, 2 डायमेंशनल, 2 विमीय, और ठोस कोण जो है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल। समतल कोण को हम छू करके नहीं बता सकते कि कितना डिग्री है, लेकिन ठोस कोण को छू करके बता सकते हैं। समतल कोण को छू करके नहीं बता सकते हैं, कॉपी पर 30 डिग्री कोण बना हुआ है, उसको छू करके नहीं बता सकते आप, लेकिन ठोस कोण को छू करके बता सकते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है,
और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है। समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है, 2 पाई से ज़्यादा नहीं होगा। और ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पूरा समतल कोण और ठोस कोण में ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को याद रखिएगा, मात्रक और मैक्सिमम वैल्यू। ठोस कोण का मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, मात्रक स्टेरेडियन। समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई और मात्रक रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो हम जैसे ही अब दोनों लिख दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समतल कोण और ठोस कोण में बहुत ज़्यादा का अंतर है। समतल कोण और ठोस कोण में बहुत अधिक अंतर है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ठोस कोण है क्या, हम ये पढ़ाने जा रहे हैं कि ठोस कोण किसे कहते हैं, ठोस कोण क्या होता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। यानी किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण, किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। फिर से एक बार सुनिए, किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण वह अंतःखंड होता है जो शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले पर काटा जाता है। कब? तो जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार माना जाए और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष माना जाए। यानी एक बार एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे ये क्षेत्रफल है और ये बिंदु है, इसी बिंदु पर हमें ठोस कोण बनाना है। ठोस कोण जब भी बनता है क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु पर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये क्षेत्रफल थोड़ी है, ये तो एक रेखा है। तो हम आपको बता दें कि बहादुर ये रेखा नहीं है, ये क्षेत्रफल है। ये जैसे मान लीजिए ये कॉपी समझिए, ये इस तरह से है, आपको ये वाला केवल दिख रहा है, इसलिए आपको आ रहा है कि ये रेखा है, नहीं तो ये क्षेत्रफल है। तो बहादुर किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर ठोस कोण बनाया जाता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण वह अंतःखंड होता है। अंतः माने अंदर वाला, खंड माने टुकड़ा। वह अंदर वाला टुकड़ा होता है जो शंकु के द्वारा काटा जाता है। कहाँ पर काटा जाता है? इकाई त्रिज्या वाले गोले पर। कब? जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। यानी जो क्षेत्रफल है इसको शंकु का आधार माना जाए और जो दिया गया बिंदु है उसको शंकु का शीर्ष माना जाए। दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष माना जाए तो इस इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा गया जो अंतःखंड है, जो अंदर वाला टुकड़ा है, इसी टुकड़ा को हम ठोस कोण कहते हैं। इसी टुकड़ा को हम ठोस कोण कहते हैं। यही हमारा ठोस कोण है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण वह अंतःखंड होता है जो शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा जाता है। कब? जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। ये ठोस कोण हुआ। ठोस कोण में विशेष परेशान मत होइए, हम तो ठोस कोण का परिभाषा बता भी दिए, किसी बुक में पढ़िएगा तो ठोस कोण की परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी। ठोस कोण को हम एक और शब्द से जानते हैं, घन कोण। ठोस कोण को हम घन कोण के नाम से भी जानते हैं। ठोस कोण या घन कोण एक ही है हिंदी में, अंग्रेजी सॉलिड एंगल। अब हम ठोस कोण का सूत्र निकालने जा रहे हैं। ठोस कोण का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ठोस कोण के फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये एक क्षेत्रफल है, ये कोई क्षेत्रफल है ए बी और इस क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है डी ए। छोटा सा क्षेत्रफल है, ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए। ये बड़ा इसलिए बनाया है कि आपको दिख सके और कोई बात नहीं है, केवल आपको दिखने के लिए इतना बड़ा बनाया जाता है।
तो ये एक क्षेत्रफल है ए बी जिसका मान दिया हुआ है डी ए, और ये कोई बिंदु है जहाँ पर हमें ठोस कोण बनाना है। इस क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु पर ठोस कोण बनाना है। इस क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु पर ठोस कोण बनाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस क्षेत्रफल के द्वारा यदि हम शंकु बनाएं तो इधर बनेगा शंकु। तो हमारे पास दो विकल्प है, या तो इस बिंदु को यहाँ से उठा करके इधर ले जाया जाए, या इस क्षेत्रफल को सीधा कर लिया जाए। या तो हम इस बिंदु को यहाँ से इधर लेके जाएं या इस क्षेत्रफल को सीधा कर लें। तो इस बिंदु को इधर ले जाना पॉसिबल नहीं है, इस बिंदु को हम यहाँ से इधर ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम इस क्षेत्रफल को सीधा कर सकते हैं। क्षेत्रफल को सीधा करना पॉसिबल है, क्षेत्रफल को सीधा करना पॉसिबल है, क्षेत्रफल को सीधा करना पॉसिबल है। तो बहादुर, क्षेत्रफल को जैसे ही हम सीधा करते हैं, क्षेत्रफल को जैसे ही हम सीधा करते हैं तो कुछ कोण बन जाता है। इस कोण का मान है थीटा। क्षेत्रफल को जब सीधा करते हैं तो कोण बन जाता है थीटा। और आप पढ़े होंगे कि किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। तो डी ए का इधर अवयव तोड़ा जाए तो ये होगा डी ए कॉस थीटा। डी ए का इधर अवयव तोड़ा जाए तो होगा डी ए कॉस थीटा। डी ए का इधर अवयव तोड़ा जाए तो होगा डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा इधर अवयव होगा। इस क्षेत्रफल के द्वारा हमें इस बिंदु पर ठोस कोण बनाना है, तो हमने एक शंकु बना दिया इस क्षेत्रफल को आधार और इस बिंदु को शीर्ष मान करके। अब हम इस बिंदु पर इकाई त्रिज्या के गोला की कल्पना करेंगे। ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 1। ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 1। तो इकाई त्रिज्या वाले गोला की कल्पना किया, नाम दे देते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया P और ये बिंदु हो गया O। O से P को मिला दिए तो ये दूरी हो गया R। जो काटा गया अंतःखंड है वो यही है, जो काटा गया अंतःखंड है वो ये है। इस अंतःखंड का नाम है CD और वैल्यू है D ओमेगा। इस बिंदु का नाम दे दिए M, इस बिंदु का नाम दे दिए M। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो गो त्रिभुज बना, A डैश P B डैश, A डैश P B डैश, और दूसरा त्रिभुज बना CPD, CPD। तो हम देखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज A डैश P B डैश एवं त्रिभुज CPD में, समरूप त्रिभुज A डैश P B डैश एवं त्रिभुज CPD में। देखिए तो हम बात कर रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज है तो उनके आधार का अनुपात, उनके आधार का अनुपात ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज में उनके आधार का अनुपात ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा दो समरूप त्रिभुज का आधार, तो इसका आधार हो गया A डैश B डैश और इस त्रिभुज का आधार हो गया CD बराबर ऊंचाई का वर्ग, तो इसका ऊंचाई हो गया OP, OP का वर्ग बटा इसका ऊंचाई हो गया MP, MP का वर्ग। आधार का अनुपात ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आधार का अनुपात ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब मान बैठा दीजिए, A डैश B डैश का मान हो जाएगा DA cos थीटा। A डैश B डैश का मान हो गया DA cos थीटा बटा CD का मान हो गया D ओमेगा।
OP का मान हो गया R, तो R² बटा MP का मान हो गया 1, त्रिज्या 1 दिया हुआ है। तो फाइनली डी ओमेगा का सूत्र हो गया DA cos थीटा बटा R²। DA cos थीटा बटा में R², यही ठोस कोण का सूत्र है, यही हमारा ठोस कोण का सूत्र है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर आप लिख दिए हैं डायरेक्ट कि समरूप त्रिभुज A'PB' एवं त्रिभुज CPD, यानी त्रिभुज A'PB' और त्रिभुज CPD समरूप कैसे है, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये त्रिभुज समरूप कैसे है ये तो आपने बताया नहीं, तो हम बताने जा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है। इसको आप ऐसे समझिए, ऐसा ही केस है बिल्कुल। ये है A'PB' और ये हो गया CPD। तो दोनों त्रिभुज में ये वाला दोनों कोण बराबर है संगत कोण से, ये दोनों कोण बराबर है संगत कोण से, और ये वाला कोण और ये कोण बराबर है संगत कोण से। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोण से बराबर हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसीलिए ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप है तो उनके आधार का अनुपात ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा ठोस कोण का सूत्र निकल के आ गया, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा में R²। डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा में R², ये ठोस कोण हुआ। हम अगले टॉपिक की बात करेंगे अब गॉस प्रमेय। अगला टॉपिक हमारा है गॉस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो बहादुर गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम पूरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर रोक दे रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहादुर जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन करा लीजिएगा। जिनका डाटा गलत है तो उनको भी हम डिलीट करेंगे, तो भी फ़ोन करके बोल सकते हैं। या जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 फॉर्म भरे हैं वो सब भी अपना जो है सुधार करवा सकते हैं, उनको इनएक्टिव करेंगे तो। और जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो कॉल करके एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बता सकते हैं कॉल करके कि हमने जो है फॉर्म भरा है। और सबसे बड़ी बात 11th का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सोमवार से 11th की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सोमवार को 10 से 11 में, सोमवार को 10 से 11 में हम लाइव आएंगे और सोमवार से पढ़ाई 11th का स्टार्ट होगा। 11th का लाइव हम सोमवार से 10 से 11 में आएंगे। धन्यवाद।